फ्लूइड स्टैटिक्स। अब ये जो स्टैटिक्स है इसका सीधा मतलब होता है रेस्ट, लेकिन यहाँ पे सीधा रेस्ट बोलने से काम नहीं चलता। यहाँ कहना पड़ता है कि फ्लूइड रेस्ट पे तो है, लेकिन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर है, कंटेनर है। अब कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं कि हवा में भी रख दोगे, अब फ्लूइड है, फ्लूइड को रखने के लिए कंटेनर चाहिए, तो फ्लूइड को विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर होना पड़ेगा, तभी फ्लूइड जो है स्टैटिक्स कहलाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कहीं पे कोई पाइप है, ये है कोई पाइप, और इस पाइप में कहीं वाटर का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है, बढ़िया बात है। जब पानी किसी पाइप के अंदर फ्लो करता है, पाइप के अंदर फ्लो करता है, तो इसमें ये जो वाटर है, ये वाटर मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू पाइप। आज पाइप ही कंटेनर है, उसमें रख दिया तो पाइप ही कंटेनर है, इसका मतलब ये जो कहानी है ये इसकी मोशन की है, तो ये कहलाएगा डायनेमिक्स, ये कहलाएगा डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, लेकिन डायनेमिक्स में उसी कंटेनर के रिस्पेक्ट में मोशन में आ जाता है। तो जब फ्लूइड स्टैटिक्स के कोई तुमसे अगर एग्जाम्पल पूछे, तो तुम देखना, जब हम डैम होता है हमारे पास, बांध जो बनाते हो डैम, उसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसको गेट लगा के बंद कर दिया जाता है, और फिर जब बारिश का समय होता है तो न्यूज आता है, आज एक्स डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए, 4 दरवाजे खोल दिए गए। ये जो गेट खोलने का जो तुम सुनते रहते हो, इसका मतलब डैम के अंदर पानी रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू डैम, लेकिन वो रेस्ट वाला पानी भी कंटेनर पर प्रेशर लगाता है। ये बात समझ में आना चाहिए। अब डैम की बात मैं लिख रहा हूँ, डैम में वाटर एट रेस्ट है, वाटर एट रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। लेकिन मेन बात तो ये है, बट इट अप्लाई प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर लगाने के लिए मोशन की जरूरत नहीं है, वो है मतलब वो प्रेशर लगाएगा। अब सवाल यहाँ है कि अब इसके अंदर से कहानी बनती है, भाई अगर बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को बिल्डअप करता हूँ, बात आपको समझाता हूँ। तो ये कंटेनर है और इसके अंदर तुमने पानी भर दिया, इस कंटेनर के अंदर तुमने पानी भर दिया, कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, और अब इस कंटेनर को ऊपर की तरफ किसी a0 एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हो। अब बताओ ये केस स्टैटिक्स का है या डायनेमिक्स का है? स्टैटिक्स होगा, यानी कि यहाँ पे कंटेनर तो मोशन में है, यहाँ पे कंटेनर तो मोशन में है, लेकिन तुम इसकी बात को सुनना, कंटेनर इन मोशन नो प्रॉब्लम, कंटेनर मोशन में है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसके वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है, पानी है, वो उसके वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, यानी कि दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक्स, डायनेमिक्स नहीं हो सकता। ये इसके वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब ये स्टैटिक्स का केस है। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात ये है, कंटेनर के मोशन से तो अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब है कि उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी क्या स्थिति हो रही है, उसकी क्या स्थिति हो रही है। वापस कंटेनर लाइए, अब इस पे सवाल समझिए, प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा न्यूटन्स लॉ पे लेके चलना चाहता हूँ एनएलएम के अंदर। पुरानी बातें, ओल्ड कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से देखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें तुमको याद होगा, एक दीवार बनाते हैं और सारा एंगल इस दीवार के हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, और फिर एक सवाल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपने किसी सर्टेन एंगल पे यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी इस तरीके से लौट गई। मान लो बॉडी आई यहाँ पे थीटा पे और लौट भी गई यहाँ से थीटा पे, इस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन भेजते हैं। ये मान लो एक बॉल है जिसको इधर भेजा गया और वो बॉल ऐसे लौट के चली जाती है, ये बात तुम बहुत अच्छी समझते हो। उस कंडीशन में तुमसे पूछा जाता है कि अच्छा यहाँ पे डेल्टा पी जो होगा, चेंज इन मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम कहते हो 2p cos थीटा। अगर तुमको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो 2p cos थीटा कहते हो, ये न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। 2p cos थीटा याद आ रहा है क्या? चेंज इन मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल,
P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब ये जाने का P cos थीटा। अब ये नीचे है, ये है तुम्हारा P साइन थीटा। अब यहाँ पे ये P cos थीटा और ये नीचे वाला P साइन थीटा। ये फाइनल है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो केस है वो इनिशियल है। दोनों घटाओगे, साइन साइन कैंसिल हो गए, ये साइन और ये साइन कैंसिल होंगे और ये जुड़ेगा 2P cos थीटा आएगा। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ आएगा 2P cos थीटा। लेकिन अगर मैं यहाँ से फोर्स की बात करूंगा, दीवार पे लगने वाले फोर्स की बात करूंगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा आराम से समझ के देखना, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ जैसा चलेगा। मेरे पास यहाँ पे एक तो ये दीवार है, उस प्रेशर के कारण दीवार पे फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, कैसे लगेगा फोर्स, तो ऐसे लगेगा, उस प्रेशर के कारण दीवार पे लगेगा फोर्स। अच्छा, तो क्या वही फोर्स एक्शन रिएक्शन से उस बॉल पे भी लगता होगा जो इसके ऊपर आया? बिल्कुल लगता होगा। तो एक्शन रिएक्शन अगर तुम यहाँ पे सोचो तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दीवार के तरफ से भी लगता होगा, जो उस ब्लॉक पे लगता होगा जो आके उसके तरफ आके टकरा रहा है, तो उस पे भी इस तरह का फोर्स लगता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन वॉल और एक्शन रिएक्शन से उसके अपोजिट भी फोर्स लगता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात इधर भी समझ में आ रही है। अब फिर से बात करता हूं यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों है, इसको समझिएगा। मान लो मैंने इसके अंदर वापस से फ्लूइड भर दिया, जब इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, अब जरा देखना, ये फ्लूइड रेस्ट में है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बात बोलता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो हो सकता है दिक्कत आएगी, मैं स्टेप वाइज बोलता हूँ। स्टेप 1, मैंने एक एलिमेंट ले लिया कुछ इस तरह के शेप का, रैंडम कोई भी शेप का एलिमेंट ले लिया, यहाँ से ये मैंने एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। अच्छा, ये जो एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट की खासियत है कि ये एलिमेंट रेस्ट पे है, ये मैंने स्टेप 1 में किया है, एलिमेंट रेस्ट पे है। लेकिन जरा सोचो, इस एलिमेंट के अंदर भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स आए होंगे, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स आए होंगे। तो स्टेप 2 में मैं क्या सोच पा रहा हूं कि इस एलिमेंट के अंदर अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल फंसे उनका रैंडम मोशन होगा। ये स्टेप 2 में मैंने सोचा। अब स्टेप 3 में मैं क्या सोच रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा। स्टेप 3 में मैं क्या सोच रहा हूं, इसी रैंडम मोशन के कारण यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है, और यही इंटरनल एनर्जी कहलाती है प्रेशर एनर्जी। ये काम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड में होता है। ये प्रेशर एनर्जी वाला टर्म ओनली इन फ्लूइड होता है, ओनली इन फ्लूइड। ये बात बिल्कुल समझने की है कि ये जो टर्म है प्रेशर एनर्जी, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। काइनेटिक पोटेंशियल तो सबके पास होता है, लेकिन ये प्रेशर एनर्जी ओनली इन फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस। अब पूरी पिक्चर सामने है। तुमने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर फ्लूइड रेस्ट पे है, कंटेनर के अंदर जो भी तुमने फ्लूइड लिया था ये फ्लूइड रेस्ट पे है, जो भी एलिमेंट लूंगा वो रेस्ट पे होगा, लेकिन एलिमेंट के अंदर तो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होगा, और वो रैंडम मोशन के कारण इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है, उसी को प्रेशर एनर्जी कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब बात रैंडम मोशन की चल रही होगी तो अब ये जा के दीवार पे किसी एंगल से टकरा सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होगा तब मॉलिक्यूल्स जाके दीवार से रैंडम मोशन में टकरा सकते हैं, किसी एंगल पे दीवार पे टकराएंगे। अब बात तुम समझना ध्यान से, ये मैंने एक वॉल बना लिया, अब ये वॉल किसका है, कंटेनर का, जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी बोल रहा हूं, तुम फ्लूइड समझना, लेकिन पानी बोलने से अच्छा लगता है। कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर, ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा, इस वॉल ऑफ कंटेनर से ये जो फ्लूइड हैं हर एक एलिमेंट के, वो किसी एंगल पे जाके टकरा रहे होंगे, सीधे भी टकराएंगे, लेकिन हमने माना उल्टे पुल्टे टकरा रहे हैं, कैसे भी, क्योंकि मोशन ही रैंडम हो रहा है तो कैसे भी टकराने दो।
अब दिमाग अपना चल रहा है कि यहाँ ये जो कैसे भी आके जो यहाँ पे टकरा रहे हैं, और हमने यहाँ जो एक केस लिया था थोड़ी देर पहले न्यूटन्स लॉ में, ये कंडीशन जो हमने माना था, हमने जो कोलिजन यहाँ कंसीडर किया हुआ होता है, ये जो कोलिजन हम यहाँ कंसीडर करते हैं, जिसमें जिस मोमेंटम से आओ उसी मोमेंटम से लौट जाओ, उसी वेलोसिटी से लौट जाओ, ये तब होता है जब कोलिजन हमारा इलास्टिक हो, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो। तो यहाँ पे भी हम ऐसा मान रहे हैं कि दीवार से मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, कोई यहाँ विस्कोसिटी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। विस्कोसिटी आएगा, अगला टॉपिक, अगले उसके बाद का टॉपिक विस्कोसिटी है, लेकिन अभी विस्कोसिटी नहीं है। फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कस। अभी यहाँ कोई विस्कस नहीं है, इसीलिए एनर्जी का लॉस करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोलिजन को इलास्टिक माना गया है। और जब एंगल पे आके टकराएगा, अब जरा देखो, एंगल पे आके टकराएगा, अब आया, टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। और ईमानदारी से सोचो, नीचे वाला कंपोनेंट जो था, ये जो था साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो रहा था, इसका मतलब नीचे वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा। और यानी कि जब फोर्स लगता है कंटेनर पे, तो अब देखो ये दीवार है, इस दीवार पे जो फोर्स लगा वो कैसे लगा, अपने आप आया था उल्टा पुल्टा, लेकिन उसके दो कंपोनेंट बने ऊपर नीचे, एक कैंसिल हो गया, एक बचा, मतलब दीवार पे जो फोर्स लगा वो ऐसा लगा। फोर्स सिर्फ दीवार पे ही नहीं लगता, इतना ही फोर्स दीवार के तरफ से उस फ्लूइड पे भी लगता है। अच्छा, इसका मतलब यही फोर्स जो यहाँ लगा है छोटे एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसी छोटे से एलिमेंट का अगर इसका एरिया डीए है, तो जो फोर्स इस पे लगा डीएफ, इसी डीएफ अपॉन डीए को हम कहते हैं प्रेशर, डीएफ अपॉन डीए को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर एक्चुअली में जो फोर्स होता है हर एक एलिमेंट का, वो डिफाइन किया जाता है प्रेशर की हेल्प से। एक्चुअली में दीवार पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है, दीवार पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है। फिर हमेशा ये एक चीज जरूर याद रखना, एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन यहाँ पे चलेगा, और इस एक्शन रिएक्शन के कारण इतना ही फोर्स उस फ्लूइड के एलिमेंट पे भी लगेगा, उस फ्लूइड के एलिमेंट पे भी लगेगा। पूरी बात समझदारी से समझनी पड़ेगी, दीवार पे भी और फ्लूइड पे भी। अब जरा सोचो, मैंने क्या कहा था तुमसे कि जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है। अब फ्लूइड का शेप बना रहा हूं इस तरीके का, तो फ्लूइड की दीवार पे परपेंडिकुलर लगेगा, एरो पे ध्यान देना, इस दीवार पे फोर्स ऐसे, इस दीवार पे, दीवार के परपेंडिकुलर। अच्छा, नीचे से देखना होगा तो ऐसे, ऊपर से देखना होगा तो ऐसे, साइड से देखना होगा तो ऐसे। ये फ्लूइड की कहानी है। अच्छा, इस पे दिखाऊंगा, अगर सिलिंड्रिकल हमने कुछ सरफेस जूम किया होगा तो ऐसे, नीचे से दिखाऊंगा ऐसे, साइड से दिखाऊंगा इस तरीके से, और इधर से दिखाऊंगा इस तरीके से। अभी तो ये चीज लग रही होगी पता नहीं क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम इस फोटो को ध्यान रखना, भी बहुत तगड़े तरीके से काम आएगा। पहली बात, हम फ्लूइड का भी एफबीडी बना सकते हैं, हम फ्लूइड का भी एफबीडी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आइस क्यूब जमाने के लिए आपके फ्रिज में वो आइस ट्रे होता है, उस आइस ट्रे का जैसा शेप होगा, आइस जो उसके अंदर जो आइस जमाओगे, आइस जब उसके अंदर फ्रीज कराओगे तो उसका भी शेप वैसा ही हो जाएगा। तुम समझो अगर वो आइस क्यूब तुम्हारे हाथ में हो तब तो तुमको पता चल जाएगा सॉलिड है तो इस पे फोर्स लगता होगा, लेकिन सोचो उस आइस क्यूब के आइस बनने से ठीक पहले जो उसके अंदर वाटर का कंटेंट था, अगर उस पे भी फोर्स लगाने का सोचा जाए तो एज्यूम तो जरूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम फ्लूइड पे भी लगता हुआ फोर्स एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ टारगेट ये है कि आपसे अगर कोई बोले कि प्रेशर क्या है, तो आप बोलना कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। और प्रेशर को लिखने का तरीका होता है dF अपॉन dA, dF अपॉन dA। फिजिक्स में प्रेशर नहीं डेल्टा P डिफाइन हुआ है, यहाँ अभी हम P चला रहे हैं, थोड़ी देर में तुमको डेल्टा P का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, थोड़ी देर में डेल्टा P का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वापस जब उस सिचुएशन को देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसको जरा गौर से आपको ड्राइव करना पड़ेगा तो आपको मजा आएगा। अभी आप देखिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये आपके पास कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर
आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करने वाले हो, ये अपने आप में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर तुम एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करने वाले हो और यहां से सवाल बनेगा। आपको हर एक सिचुएशन में इसके प्रेशर को डिस्कस करना है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसकी इतनी जो हाइट है, ये इसकी इतनी हाइट यहां से यहां तक की h है, ये h हाइट है और इसके अंदर भरा हुआ है पानी, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। ऊपर के सरफेस को ओपन टू एटमॉस्फेयर छोड़ रहा हूं, ऊपर के सरफेस को ओपन टू एटमॉस्फेयर छोड़ रहा हूं, इस तरीके से इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। हम चाहते हैं कि प्रेशर फाइंड करना, हर जगह प्रेशर कितना होगा उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये हमने इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन लिया है लिक्विड के एलिमेंट का, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा समझना क्या बनेगा मामला। मैंने एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया। इस वाले पॉइंट का नाम 1 बोल रहा हूं और इस वाले पॉइंट का नाम 2 बोल रहा हूं। और तुरंत बात समझ में आती है कि प्रेशर, अगर कोई प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया कहता है तो उस प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स जो होगा वो सीधा सीधा प्रेशर इनटू एरिया होगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहां वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए कहा है, अच्छा अब दिमाग लगा के सोचता हूं कि जो प्रेशर ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस अंदर की तरफ और इसका नाम होगा P1 इंटू ए, इसका क्रॉस सेक्शन ए है। अच्छा अब जो प्रेशर यहां से लगेगा नीचे से, जो प्रेशर नीचे से लगेगा वो प्रेशर का डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब ये प्रेशर यहां से मान लो P2 लगा, लेकिन इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा तुम्हारे पास P2 इंटू ए। अब दिमाग कहता है कि ये जो तुमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया है, भाई इसके अंदर भी तो कुछ पानी आया होगा, इसके अंदर भी तो कुछ पानी आया होगा। अब हमने माना कि इसके अंदर जो पानी आया उसका मास m है, तो इसने तो नीचे mg भी लगाया होगा, तो इसने नीचे mg भी लगाया होगा और उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब बनी है पूरी पिक्चर, अब बनी है पूरी पिक्चर। हमने 2 पॉइंट लिए, एक एलिमेंट लिया और बढ़िया तरीके से हमने सब कुछ दिखा दिया। तरीके से बात समझ रहे हैं? आइए, अब चूंकि ये फ्लूइड रेस्ट पे है तो उस कंडीशन में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ये बात पक्की है। अब देखोगे तो नीचे की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है mg नीचे की तरफ, अब प्लस ऊपर वाला इसको पकड़ो, ये वाला, ये भी तो नीचे ही लग रहा है, तो ये लग रहा है, यानी कि ये है P1A बराबर ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है वो है P2A, इसके बराबर होना पड़ेगा दोनों को, इसको बराबर होना पड़ेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब लड़ाई है m क्या करें। m को मैं लिख सकता हूँ मास है, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा डेंसिटी, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ आ जाएगा g प्लस, अब ये यहाँ पे P1A और इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा P2A। अभी बात बिल्कुल सही है, अभी तक कोई समस्या नहीं है। वॉल्यूम, अब एलिमेंट ही तुमने सिलेंडर पकड़ा है, सिलेंडर ये तुमने लिया है एलिमेंट, तो वॉल्यूम जो रखोगे उस सिलेंडर का वो क्या रखोगे, एरिया उसका इनटू लेंथ, तो एरिया A है, लेंथ का काम हाइट कर रहा है, उसको आपने h से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट द वॉल्यूम। अब रही बात डेंसिटी की, लेट्स सपोज ये रो है, डेंसिटी रो है, और उसके बाद g से तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। अब यहाँ पे P1A इक्वल्स टू P2A, इतना अगर ठीक ठाक आपको मिल गया, अब आप देखो A कैंसिल हो रहा है, ये A गायब, ये गायब और ये गायब, तो इसका मतलब एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा तो देखने में आसानी होगी। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आया P2 बराबर P1 प्लस रो GH, यानी कि रिजल्ट आया P2 बराबर P1 प्लस रो GH। अच्छा अब बात यह है, ये P2 क्या है, P2 है हमारा प्रेशर एट डेप्थ h, नीचे का प्रेशर था ना, देखो ये नीचे का प्रेशर था, यहाँ का प्रेशर है, 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ का प्रेशर है, वो यहाँ का प्रेशर है, इसीलिए ये प्रेशर बॉटम का है, बॉटम का है, 2 नंबर पॉइंट हमने बॉटम पे लिया है। और ये चूंकि आपको फॉर्मूले के जैसे याद होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h, ये आपको याद होता है,
पूरा इसको तुम ऐसे बोलते हो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, P1 प्लस रो जी एच। अब देखो एक अच्छी बात देखो, अब ये कहानी पकड़ो, यहां से कोई तुमसे पूछे कि ये रो जी एच क्या है, तो तुम उसको कहोगे भैया ये तो प्रेशर डिफरेंस है, P2 माइनस P1 है। तो वो जो तुम जिसको रो जी एच बोलते आते थे, प्रेशर बराबर रो जी एच, प्रेशर बराबर रो जी एच, सही मायने में वो रो जी एच है ही नहीं, वो तो डेल्टा पी है, डेल्टा पी है। रो जी एच प्रेशर नहीं होता, वो तो चेंज इन प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। ये कहानी समझने की है, तो आराम से सोचा जा सकता है, कहीं से कोई टेंशन वाली बात यहां नहीं है। अगला अगला छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बहुत हैं, उसके बाद तो चैप्टर में बहुत सारी बातें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आती हैं, लेकिन यहाँ से कई सारी बातें आती हैं समझ में, आपको एक एक करके सबको बारीकी से समझना पड़ता है, तभी चैप्टर का डेप्थ में तुम पहुंच पाओगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 3 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर ले रहे हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग शेप के। पहले मेरा कंसिडरेशन समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट शेप के कंटेनर ले रहे हैं, डिफरेंट शेप के कंटेनर ले रहे हैं। एक तो हम एक काम कर रहे हैं, परंतु सबके लिए हम हाइट सेम रख रहे हैं, सबके लिए जो हम उसके अंदर लिक्विड भर रहे हैं उसकी डेंसिटी सेम रख रहे हैं। दो चीजें हमने सेम रखी, हाइट सेम रखा, हाइट सेम रखा, और उसके अंदर जो लिक्विड भर रहे हैं उसकी डेंसिटी सेम रखा है तरीके से। अब उस कंटेनर का शेप अलग अलग है, लेकिन शेप अलग अलग है, तो मतलब हमने क्या किया, अलग अलग शेप के कंटेनर बनाए, अलग अलग शेप के कंटेनर बनाए, लेकिन तीनों कंटेनर की एक खासियत है, तीनों कंटेनर की एक खासियत है कि इन सब में जो मैं फ्लूइड भरने जा रहा हूं उसका लेवल सेम रखूंगा, बस जो भी फ्लूइड भरूंगा उसका लेवल सेम रखूंगा, लेवल सेम रखूंगा। बगल वाला लग रहा है जैसे कि दूध की बोतल हो, किसी ने पी के, ट्रेन में अमूल कूल वाला दूध आता है, उसको पी के किसी ने पिचका दिया हो। ये इस तरीके से हमने कंटेनर रखा है सबके लिए जो यहां से यहां तक की हाइट रखी गई है वो हाइट h है, यहां भी h है, यहां भी h है, वर्टिकल हाइट सबके लिए सेम रखा है, सबके लिए सेम रखा है। अब जब ऐसी कहानी होगी, अच्छा जो लिक्विड भरे वो भी सेम है, यहां भी डेंसिटी रो, यहां भी डेंसिटी रो, यहां भी डेंसिटी रो, शेप अलग अलग है। एक अच्छी बात तुम जानते ही हो, हवा में है ऊपर से, तो सब में ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रेशर लगेगा किसका, तो एटमॉस्फेरिक का, जिसको तुम पी नॉट से लिखते हो। तीनों में ये घटना होगी, तीनों में ये घटना होगी, शेप चाहे कोई सा भी हो। हमने जो यहाँ रिलेशन निकाला था, यहाँ जो हमने रिलेशन निकाला था उसमें एरिया वाला टर्म ही कैंसिल हो गया था, सब कैंसिल ही हो गया था, और कैंसिल होने के बाद से हमें एक डेल्टा पी की वैल्यू मिली थी भैया, जो था रो जी एच। वो डिपेंड करता है कि तुमने डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भरे हो लिक्विड उसकी डेंसिटी क्या है, और जी तो जी ही होता है, और एक डिपेंड करता है भैया कितने हाइट तक भरे हो। हमने यहाँ दिमाग लगा लिया, हमने जो जो प्रेशर को चेंज करने वाले थे, हाइट और डेंसिटी, क्योंकि जी तो ठीक ही है भैया, भगवान जहां जाओ सेम जी मिल रहा है, इसलिए एच और रो को जैसे ही सेम रखा तो एक अच्छा रिजल्ट समझ में आया कि डिफरेंट शेप के कंटेनर होने के बावजूद भी बॉटम पे, सोचो P2 की बात थी, वहां P2 की बात थी, क्योंकि यहाँ P1 तो P0 है, इसलिए बॉटम पे प्रेशर एट बॉटम सेम आया, प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम सेम आया, अलग अलग शेप होने के बावजूद भी प्रेशर एट बॉटम सेम आया है, सेम आया है। अगर पहले वाले केस में अगर यहाँ पे प्रेशर एट बॉटम P1 है, यहाँ पे प्रेशर एट बॉटम P2 है, यहाँ पे प्रेशर एट बॉटम P3 है, तो जो P1 है वही P2 है, वही P3 है, वही P3 है। इस बात को समझने की जरूरत है। खैर छोटी सी बात थी जो अपने को समझ में आ गई, यानी कि प्रेशर एट बॉटम, अगर तुमसे जनरली पूछा जाए कि भैया प्रेशर एट बॉटम क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं P बॉटम, P बॉटम, तो तुम क्या लिखोगे, तुम कहोगे देखो अगर एयर में है तो P ATM प्लस प्लस रो जी एच, P ATM प्लस रो जी एच रखूंगा, P ATM प्लस रो जी एच रखूंगा। अब उसके बाद से अच्छी बात यह समझना कि यहाँ पे जो फोर्स डिसाइड करेगा, फोर्स जब यहां से जब तुम फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स डिपेंड करने लगता है एरिया पे, फोर्स डिपेंड करने लगता है एरिया पे। तो वहां पे जब
प्रेशर एक बार निकाल लोगे तो उसके हेल्प से जब फोर्स निकालना पड़ेगा तब वहां एरिया सोचना है। एक सवाल यहाँ बनता है, लेकिन मैं देखता हूँ मेमोरी में कितने देर तक होल्ड रहता है। अगली क्लास में वो सवाल मैं आपको दूंगा, अगली क्लास में। अभी क्या है, एक कंसेप्चुअल बात है बहुत काम की, उस पर ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। कंसेप्चुअल बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। मैंने सपोज करिए यहाँ से एक सिलिंड्रिकल और ये बाल्टी वाला शेप आपको लेके चलता हूँ उधर, उसके ऊपर बात करिएगा समझदारी से। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले एक बेस लेवल सेम किया। बेस लेवल सेम करने के बाद से एक सिलिंड्रिकल शेप के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला है, एक सिलिंड्रिकल शेप यहाँ पे डाला है, बढ़िया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब देखना क्या करूंगा मैं, अगला जो केस है जिसमें अलग अलग शेप के यहाँ पे कंटेनर डलेंगे, अलग शेप के कंटेनर डलेंगे, क्या होने वाला है गौर से देखिएगा। इसको करता हूं मैं कॉपी, इसको करता हूं मैं कॉपी। अब यहां इसको चिपकाया, यहां इसको चिपकाया, ठीक है। और अब ध्यान देना क्या होगा, अब ध्यान देना दूसरे कलर से कर रहा हूं। ये बात अगर समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। अब मैं यहाँ एक बाल्टी एज्यूम कर रहा हूं, अब मैं यहाँ एक बाल्टी एज्यूम कर रहा हूं, इस तरीके का, इस तरीके का ये बाल्टी एज्यूम कर रहा हूं। अब ये होगा ये कि सोच के देखना, सोच के देखना, अब जब इस बाल्टी के अंदर पानी भरा जाएगा, बाल्टी के अंदर पानी जो भरा जाएगा और एक बार इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा जाएगा, दोनों के अमाउंट में कितने का फर्क आएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। पहले मुझे फोटो बढ़िया बना लेने दीजिए ताकि आपको बात बेहतर समझ में आए। फोटो बढ़िया बनाने दीजिए, अरे बनाने तो दो, ठीक है, ये नहीं बनाने देगा। चलिए आपको मैं यहाँ पानी भर के बताता हूँ। यहाँ पे पानी भरिए, यहाँ पे पानी भरिए, देखना इसमें मैं हाइट सेम रख रहा हूँ और इतना ही पानी इस बाल्टी में भरूंगा, इतना ही पानी इस बाल्टी में भरूंगा। तो एक कॉमन बात तो ये लग रही है कि ज्यादा पानी जो आएगा वो इस बाल्टी में आएगा, और जो अभी जो कलर शेड कर रहा हूं वही इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, वही इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, वही इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है। भगवा कलर वाला, भगवा कलर वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, अभी आईफोन का बड़ा प्रचार चल रहा है, लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं घंटों दिनों। तो वो जो भगवा कलर का मैंने बनाया है वही इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, वही इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है। मतलब अगर एक बात मैं तुमसे कहूं कि माना इस पहले वाले सिलिंड्रिकल शेप में m अमाउंट ऑफ पानी आया, तो इधर वाले में टोटल पानी का अमाउंट m डैश आएगा, और ये m डैश ज्यादा है इस m से, ये बात देख के ही क्लियर लग रही है। अब मेरे से दो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, कोशिश करिएगा समझ में आए। पहला सवाल, पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ फोर्स ऑन बेस क्या होगा। फोर्स कहां पे, बेस पर, इसके बेस पर कितना फोर्स लगेगा। दोनों की खासियत देखना, दोनों की खासियत देखना। इस केस में एरिया, एरिया मैंने ए ले लिया, और सिमिलरली इस केस में भी जो एरिया लिया है वो ए ही है। दोनों में सेम एरिया लिया हुआ है, दोनों में हाइट भी सेम लिया हुआ है, दोनों में हाइट भी सेम लिया हुआ है। हाइट सेम, एरिया सेम, हाइट सेम, एरिया सेम। आपसे पूछा है फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन बेस क्या होगा। फोर्स ऑन बेस, कोशिश करता हूं आप बात इसमें समझिए। फोर्स ऑन बेस, सबसे पहले आप मेरे साथ सोचिए, इसको हटाइए, ऊपर करिए इसको। अब आप सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे प्रेशर एट बॉटम, अगर आपसे कोई ये पूछे प्रेशर एट बॉटम क्या होगा, तुम कुछ कहो कि अच्छा अभी पढ़ के आए। प्रेशर एट बॉटम जो होता है PATM, PATM, PATM को तुम जानते हो, कभी कभी P नॉट भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस H रो जी, ये तो तुम जानते हो, H रो जी। इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन में इसने बेस एरिया सेम दिया हुआ है, बेस एरिया सेम दिया हुआ है, बेस एरिया सेम दिया हुआ है, और प्रेशर सबके लिए उतना ही है। प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम तो सेम ही आएगा ना भैया, सबके लिए प्रेशर एट बॉटम वही आएगा, वो तो शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। और बेस एरिया सेम है, बेस एरिया सेम है। इन दोनों को देखते ही तुम कह दोगे अच्छा इसका मतलब जो फोर्स लगेगा बेस पर, ये फोर्स जो बेस पर लगेगा, किसने लगाया, लिक्विड ने, किसने लगाया, लिक्विड ने। इसका मतलब ये जो फोर्स होगा बेस पे, ये भी दोनों में सेम होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल एकदम सही। PATM प्लस रो GH, और इतना बिल्कुल सही बात है।
ये सेम होगा, ये सेम होगा, और फोर्स का मतलब हम जानते हैं प्रेशर इनटू एरिया। बढ़िया है बात। लेकिन अब क्वेश्चन क्या करता है, एक ट्विस्ट करता है। वो ट्विस्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा तुम्हारे साथ एक चर्चा करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फ्लूइड का भी एफबीडी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ वही काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ फ्लूइड का एफबीडी बनाने जा रहा हूँ, फ्लूइड का एफबीडी बनाने जा रहा हूँ। तो वो जो फ्लूइड था, कैसा भी शेप मान लेते हैं, मान लीजिए इसी तरह का कोई शेप है फ्लूइड का, अब इसी फ्लूइड का एफबीडी बनाने जा रहे हैं। अब ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा होगा, डायरेक्ट अभी बनाता तो आप टेंशन में आ सकते थे। फ्लूइड का एफबीडी, ये कैसा फ्लूइड है, ये वही फ्लूइड है, मान लीजिए इसका मास m है, सपोज फ्लूइड का मास m है। तो सोचो इस फ्लूइड ने क्या किया होगा, पहले तो इस फ्लूइड ने नीचे लगाया होगा अपना mg, इसमें अपने को कोई समस्या नहीं है, नीचे mg लगेगा ही लगेगा। ये mg क्या है, ये mg वेट है, ये mg है वेट। किसका वेट, तो वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड है वो है mg। बढ़िया बात समझ में आ रही है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। वेट ऑफ फ्लूइड हमने mg लगाया, ये मेरे लिए नया भी नहीं है, हमको हमेशा से आता है। अच्छा अब जरा समझना, अब फ्लूइड को हवा में तो रख नहीं पाओगे, फ्लूइड तो हवा में रहेगा ही नहीं, फ्लूइड किस में रहेगा, कंटेनर में। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड इन कंटेनर, हवा में कैसे रखोगे, फ्लूइड को तो कंटेनर में रखना पड़ेगा। अब कंटेनर में जब रखोगे तो सोचो, एक फोर्स ऊपर एक्शन रिएक्शन से लगेगा, ये लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ, समझना। फ्लूइड ने कंटेनर को दबाया, कंटेनर ने फ्लूइड को दबाया, तभी तो फ्लूइड रेस्ट पे है। इसका मतलब ये फोर्स ऊपर लगा है, ये एफ क्या होगा, ये एफ क्या होगा, मैं पूरा लिखता हूं, ये है फोर्स, ये है फोर्स, फोर्स ऑन फ्लूइड, ऑन फ्लूइड ड्यू टू कंटेनर, ड्यू टू कंटेनर। और नीचे जो वेट ऑफ फ्लूइड है, ये फोर्स किस पे लगाया है, ये बात समझना, ये तो फोर्स बाय द फ्लूइड ऑन द कंटेनर है। वेट ऑफ फ्लूइड का मतलब ये है, ये क्या है, ये लिख देता हूं, फोर्स ऑन कंटेनर, ऑन कंटेनर, ऑन कंटेनर। और इसको ऐसा करता हूं, ड्यू टू हटाइए, बाय कंटेनर कर देता हूं, बाय कंटेनर, बाय कंटेनर। बात समझिएगा, ये बाय कंटेनर है, ये ऑन कंटेनर है, बाय कंटेनर ऑन कंटेनर, ऑन कंटेनर, इसलिए इसको एफसी लिख देता हूं। भाई बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन क्यों इसमें इतना लफड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप समझिए कि अब ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा है और ये नीचे की तरफ फोर्स लगा है, ये दोनों बैलेंस हैं, इसमें तो अपने को कोई समस्या नहीं है कि भाई फ्लूइड को पूरे जीवन रेस्ट में ही रहना है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स हैं दोनों एक्शन रिएक्शन से बैलेंस होंगे, यानी कि जो फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही mg होना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी ने इफ मास बढ़ा दिया, मास बढ़ाया, इसका सीधा मतलब यह है कि mg बढ़ेगा, और इसका सीधा मतलब यह है कि फोर्स बढ़ेगा, इसका सीधा मतलब यह है फोर्स बढ़ेगा। अब समझना, अब समझना, फोर्स बढ़ेगा। अगर मैं यहां से तुमसे सवाल पूछता, अगर मैं तुमसे यहां सवाल पूछता कि तुम मुझे बताओ नेट फोर्स ऑन कंटेनर, ऑन कंटेनर बाय फ्लूइड, बाय फ्लूइड किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, लिख देता हूं, किसमें ज्यादा, ज्यादा। नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर। मुझे बताइए इसका जवाब दीजिए, नेट फोर्स ऑन कंटेनर बाय फ्लूइड किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, 1 में या 2 में, 1 में या 2 में, 2 में, 2 में, 2 में। कारण एक ही है, 2 के अंदर मास ज्यादा है, 2 के अंदर मास ज्यादा है। अब देखो कितनी बात समझ में आ रही है, ये जो F होता है सही मायने में फोर्स नहीं, नेट फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स है, ये F नेट ऑन फ्लूइड, ऑन फ्लूइड ड्यू टू कंटेनर, ऑन फ्लूइड ड्यू टू कंटेनर। पूरी बात तो इसकी है, ये है हमारा नेट फोर्स ऑन फ्लूइड ड्यू टू कंटेनर, ड्यू टू कंटेनर। भैया एक्शन रिएक्शन से दोनों बराबर हैं, एक्शन रिएक्शन नहीं भूल जाना, एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगता है,
दो अलग अलग बॉडी पे लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि फोर्स ऑन फ्लूइड ड्यू टू कंटेनर ज्यादा है दूसरे वाले केस में, क्योंकि सिंपल बात है दूसरे वाले में ज्यादा पानी था। अब तुम सोचो, अभी ये 2 बार में ये सवाल पूछा गया है तो ठीक है, ये कितना बढ़िया बन जाता जब इस क्वेश्चन को एक साथ पूछा जाता। आपको इस क्वेश्चन को एक साथ पूछा जाता, आपसे कहा जाता पहले में कि बताओ फोर्स ऑन बेस, यहां लिख देता हूं, बेस पर फोर्स किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा, तो आंसर है दोनों में सेम। फिर पूछा जाता कंटेनर पे किसमें कंटेनर में ज्यादा फोर्स लगा, ऑन कंटेनर बाय द फ्लूइड किसमें ज्यादा लगा, तब तुम्हारा आंसर होता ओहो सेकंड में ज्यादा लगा, क्योंकि सेकंड में ज्यादा पानी था, सेकंड में ज्यादा पानी था। तो इसका आंसर है सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर। एक्शन रिएक्शन जिंदाबाद, एक्शन रिएक्शन जिंदाबाद, ये फोटो जिंदाबाद, ये फोटो जिंदाबाद, ये फोटो फ्लूइड का एफबीडी, फ्लूइड का एफबीडी एक्शन रिएक्शन। एफसी का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है सर कि वो ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक ग्लास तुम्हारे पास होगा, मेरे पास भी, पानी पी लेता हूं, सुनो। एमजी, एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, अब पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर, एमजी लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर सोचिए कंटेनर अगर ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा तब तो आप ग्लास में पानी रख ही नहीं पाओगे, आप ग्लास में पानी रखोगे सारा पानी बाहर, क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है। तो पक्का कंटेनर, पक्का पक्का कंटेनर ने भी उसके ऊपर फोर्स तो लगाया होगा, कंटेनर ने ऊपर फोर्स लगाया होगा। मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास में मैंने रख दिया पानी, पानी ने नीचे एमजी लगाया, कोई रोकेगा नहीं तब तो पानी नीचे गिर जाएगा, मतलब पक्का कंटेनर ने ऊपर फोर्स लगा के रोका होगा। नॉर्मल रिएक्शन, समझे क्या? अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे एक और कंसेप्चुअल बात करते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, ये सारी वीकनेस है, ये सारी वीकनेस है। हम रट लेते हैं फॉर्मूला, सवाल आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम रट नहीं सकते, रट नहीं सकते, पूरा समझना पड़ेगा तभी बात बनेगी। फिर से समझिए एक अच्छी बात, अब नई बात सिखा रहा हूं, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना। थोड़ा सा आपको एक चीज पूछ लेता हूं, एक बार रिकैप कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए, आपको आता होगा। किसी ने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो तुम तुरंत कहते हो अच्छा अच्छा आइसोथर्मल है मतलब टी कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब तुरंत दिमाग में आता है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये तो आता ही है मन में, और फिर टी कांस्टेंट हो गया तो फिर मन में आता है ओ इसका मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट की बात आदमी करना चाह रहा है, पीवी बराबर कांस्टेंट की बात करना चाह रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं पी ज्यादा है, पी ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब वहां पे पक्की बात है कि वॉल्यूम कम होगा। अगर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो मतलब जहां प्रेशर ज्यादा वहां वॉल्यूम कम। एक और डाउट है, बोल दीजिए। फोर्स एट बेस सेम है, हाँ फोर्स एट बेस इसलिए सेम है, इसलिए सेम है कि बेस पे जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है वहां प्रेशर कितना है। हाँ दोनों अलग अलग बात है, फोर्स एट बेस का मतलब वहां पे जो प्रेशर लगा है इनटू बेस का एरिया, सोचो। लेकिन कंटेनर का, अब वो कंटेनर वाली जो बात है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर मास कितना है, सोचो वो मास पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन बेस का जो प्रेशर होता है उसमें दूर दूर तक मास नहीं है दोस्त, वहां पे रो जी एच होता है। देखो जो हाइट वाला प्रेशर है, हाइट वाला प्रेशर है वहां तो रो जी एच होता है, वहां मास होता ही नहीं है। लेकिन कंटेनर और ग्लास में, मेरे ग्लास और मेरे ग्लास के पानी के बीच नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है ना, एमजी और नॉर्मल, तो वहां पे कंटेनर का एक्शन रिएक्शन होता है, इस प्रेशर में कहीं एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब तुम समझे कि क्यों मैं उस सवाल पे ज्यादा प्रेशर दे रहा था, अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली और अब डाउट हुआ, यही मेन इसका डाउट है, एक बार कुछ और एक बार कुछ कैसे। तो एक बार समझिए, फोर्स जो बेस पे सेम हुआ है वो तो इसलिए हुआ है कि प्रेशर एट बॉटम की जो बात होती है वो सेम रहता है दोनों केस में, लेकिन कंटेनर पे जो फोर्स लगने की बात होती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे ग्लास में पानी कितना भरा हुआ है। सोच के देखो, सोचो, अब हुआ है डाउट।
यही डाउट था और यही डाउट आना भी चाहिए, और डाउट आ गया है अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन बाद आता। चलिए अब मैं इधर कहीं घूम रहा था, हाँ इसमें घूम रहा था, और मैं आपको यहाँ की बात कह रहा था, थोड़ा सा आपको लेके चल रहा था मैं ये हीट एंड थर्मो वाले सेक्शन में। थर्मो वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पे कहानी चल रही थी। अब जरा देखो, अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ, अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ऐसे और ऐसे। ये बढ़िया हमने एक व्यवस्था कर ली। मान लो नदी तालाब में घूम रहे हैं, पानी भरने वाले हैं, पानी भरने वाले हैं। ये मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, पानी भर दिया, बहुत अच्छे, पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लो H0 हाइट तक पानी भर दिया, भर सकते हैं, सपोज करिए H0 हाइट तक हमने पानी भर दिया, बढ़िया है। अब ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, यहां पे जो प्रेशर आएगा बॉटम पे, मैं लिख देता हूं कि यहां पे जो प्रेशर आने वाला है, पक्का ये प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब चूंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा कम होगा, क्योंकि बॉटम का प्रेशर तुम जानते हो PATM प्लस ρGH, वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, इसका मतलब ऊपर जब मैं रहूंगा तो यहाँ पे प्रेशर ही कम होगा, ऊपर से मेजर किया जाता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब तुम सोचोगे कि आखिर इससे क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा इससे बहुत बढ़िया बात, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और पूछे भी गए हैं। क्या होता है, अगर किसी ने कहा कि मैं एक लार्ज बबल लेता हूं, कोई बबल ले लिया हमने, बबल, कोई बबल लिया, ठीक है, और उस बबल को बॉटम वाले पॉइंट पे रखा, तो उस बबल का वॉल्यूम यहां कम रहेगा, ये बबल यहां छोटा रहेगा, ये बबल यहां छोटा रहेगा। लेकिन यही बबल जब ऊपर जाएगा, तब इसका वहां चूंकि प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये बबल बड़ा हो जाएगा, ये बबल बड़ा हो जाएगा। यही लॉजिक मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि नीचे नीचे यहाँ पे इसका रेडियस कम, मतलब यहाँ जो बबल है, यहाँ बबल जो है ये स्मॉल है, और यही बबल जब यहाँ घूमने गया, ये बबल यहाँ घूमने गया, तो यहाँ लार्ज हो गया। यही दिमाग लगाना है, अच्छा ऐसा हो सकता है। और सोचो ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा कब हुआ होगा, जब तुमने कहा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब एक्चुअली क्या है, फ्लूइड वाले सवाल में हीट तक दिमाग जाता नहीं है, तो मामला हो जाता है गड़बड़। आइसोथर्मल, T बराबर कांस्टेंट रहा होगा, और तभी तुम कहे होगे PV बराबर कांस्टेंट, और तभी भी तुम कहे होगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जहां प्रेशर ज्यादा वहां वॉल्यूम कम, नीचे प्रेशर ज्यादा इसीलिए नीचे वॉल्यूम कम। यह है बात, इस पे बोल के छोड़ रहा हूं, इस पे सवाल दूंगा, इस पे सवाल दूंगा, आपको इसको करना है, तरीके से दिमाग लगाना है, बढ़िया समझना है, बढ़िया समझना है। एक बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है डैम वाला, डैम वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चलते हैं, डैम वाले कॉन्सेप्ट पे उसको समझते हैं कि डैम में आखिर पानी रोकते हैं तो वहां पे बात चलती कैसे, बात चलती कैसे। आओ, ये भी अब नया कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी न्यू है, न्यू है। आज देख लो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अब इतने हैं कि सबको एक साथ इकट्ठा करके नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाती है। तो अब क्या कर रहे हैं, डैम वाले सिचुएशन में जा रहे हैं। अब जरा सोचो, ये जो मैंने बनाया है ये डैम की दीवार है, ये डैम की दीवार है। अब क्या करते हैं, इस डैम के पीछे यहाँ पानी का इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पीछे से पानी का पूरा फ्लो होगा। अभी आपको डायग्राम अच्छा दिखेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, पीछे से पानी का फ्लो इसमें होगा, बढ़िया। इसमें पानी का इसके ऊपर प्रेशर, प्रेशर इसके ऊपर पानी का लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसमें पानी का पीछे से इतना प्रेशर लगेगा, लेकिन पानी रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में, डैम के रिस्पेक्ट में पानी रेस्ट पे है, लेकिन पानी का प्रेशर तो इस पे लगेगा ना, पानी का प्रेशर लगेगा, अच्छी बात है, लगेगा, लगने दीजिए। अब क्या होगा, आराम आराम से इस बात को बस विजुलाइज कर लेना, मजा आ जाएगा। अब इसको क्या है, एक बार तो इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज करिए कि मेरे से कोई कह दे कि ये जो हाइट है, जो डैम की दीवार थी उसकी हाइट h है, उसकी हाइट h है, और ये हाइट मेजर करने की शुरुआत ऊपर से हो रही है। तो मानिए ये जगह कोई, ये यहाँ 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 यहाँ, ये कोई x इक्वल्स टू 0 की जगह है। तो जब कोई आदमी ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये x इक्वल्स टू h की जगह होगी, x इक्वल्स टू h की जगह होगी। आराम से आप सोचो, उसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सबकी हाइट अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है। ये हाइट h1,
ये हाइट H2, ये हाइट H3, सबकी हाइट अलग अलग है भाई। हाइट अलग मतलब प्रेशर अलग। सोच के देखना, हाइट जैसे ही डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट मतलब वहां पे निकलने वाला प्रेशर भी डिफरेंट होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में अपने को इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। यहां पे तुम हेल्प लोगे इंटीग्रेशन की हेल्प लोगे तभी जाके बात बनेगी, इंटीग्रेशन की हेल्प लोगे तभी जाके बात बनेगी। छोटी सी बात है, मैंने आपको बताई। अब आप देखो कि कैसे ये तुम्हारे काम आएगा, कैसे ये तुम्हारे काम आएगा। आराम से देखना मैंने क्या किया अगर मैं सोचो यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है H1 पे, कोई H2 पे, कोई H3 पे। तुम इससे सवाल करो, तुम कहो कि भाई बता तेरे को क्या प्रेशर महसूस हो रहा है, तो सब कहेगा भाई अलग अलग है, सब कहेगा अलग अलग प्रेशर है, सब कहेगा अलग अलग प्रेशर है। सबसे कम कहेगा ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला सबसे परेशान कहेगा भाई बहुत प्रेशर है नीचे, और पानी तो चल ही नहीं रहा, फिर भी नीचे जाने में प्रेशर है। अब कहानी ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, एक पानी के अंदर हूं मैं, लेकिन एक इस वाले सेक्शन पे पहुंच रहा हूं, सेम लेवल पे मैंने एक व्यवस्था बनाई, और उस सेम लेवल पे दो तीन दोस्तों को खड़ा कर दिया, उसी सेम लेवल पे दो तीन दोस्तों को खड़ा कर दिया। अब इन तीनों का तो कहना होगा कि भाई सेम प्रेशर है, इनको तो सेम प्रेशर फील होगा। सोचो, क्योंकि इनका सबका लेवल सेम है, इनको सेम प्रेशर फील होगा। अच्छा, मतलब अगर इसी चीज को तरीके से समझा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने ऊपर से कुछ हाइट नीचे, माना x हाइट नीचे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। अच्छा, अब चूंकि ये एक क्यूब का पार्ट है माना, या फिर जो भी मानो, इसकी लंबाई l मान लेते हैं, ये लंबाई हमने इसकी l मान ली। अब इसकी लंबाई यहां से यहां तक की l मानी हुई है। अब मानो कितनी अच्छी बात हो गई, अब इस स्ट्रिप के ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर जो भी होगा सबको सेम प्रेशर लगेगा। तो मैं अब एलिमेंट पर चर्चा करना चाहता हूं, एलिमेंट मतलब इस स्ट्रिप पर चर्चा करना चाहता हूं, इसी के ऊपर चर्चा होगी। अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे से कोई कहे कि आप बताओ इस एलिमेंट के ऊपर जो मेरे इतने तीनों दोस्त हैं, इनको क्या प्रेशर महसूस होगा। अगर तुम तीनों से बारी बारी पूछोगे, तीनों का आंसर सेम आएगा, और वो कहेंगे रो जी एच। लेकिन आज मेरा एच एक्स है, तो तीनों का एक ही जवाब होगा कि प्रेशर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है रो जी एक्स। तीनों का एक ही आंसर होगा, तीन मतलब ये तीन दोस्त जो हमने खड़े किए थे, इन तीनों का एक ही आंसर होगा रो जी एक्स। ये तो एलिमेंट पर लगने वाला प्रेशर है। और हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। बहुत अच्छे। अब चूंकि चर्चा एलिमेंट की हो रही है, तो एलिमेंट पे तो फोर्स भी छोटा लगेगा ना। तो वो जो छोटा फोर्स है उसका नाम मैं रख रहा हूं डीएफ, और वहां लगने वाला प्रेशर अगर पी है, तो एरिया भी तो एलिमेंट का छोटा होगा, डीए, एरिया भी तो छोटा होगा। अब समझदारी से सोचना, डीएफ तो चलो वहां का फोर्स है। अच्छा, प्रेशर के जगह पे क्या लिखोगे, तो यहां लिखोगे रो जी एक्स। सवाल है कि उसका एरिया क्या लोगे। एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, सोचो लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज एल, और इस विड्थ इज व्हाट, dx। तो L इंटू dx लिया जाएगा। तो प्रेशर के जगह रो जी एक्स, और एरिया की जगह L इंटू dx कंसीडर किया जाएगा। और अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो अब कहानी बन रही है df इक्वल्स टू रो जी एक्स और L इंटू dx। अब यही इंटीग्रेट होगा, तो df का इंटीग्रेशन f, नो प्रॉब्लम। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, रो इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, और दीवार की लंबाई तो है ही कांस्टेंट। तो बचता कौन है कि भाई तुम कितने हाइट की बात करने वाले हो। को ऊपर से जो डिस्टेंस लिया गया था उसकी हाइट, कोई स्ट्रिप यहां लेगा, कोई इसके नीचे, कोई इसके नीचे, कोई कहीं भी ले सकता है। लेकिन सोचो
वो स्ट्रिप या तो x इक्वल्स टू 0 से शुरू होगा या फिर x इक्वल्स टू h तक ही खत्म होगा। तुम मेजरमेंट ऊपर से शुरू किए हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन x dx का होगा। और लिमिट आपको मैंने बता दी कि लिमिट ऊपर से x बराबर 0 से लिमिट शुरू करोगे और नीचे खत्म करोगे x बराबर h तक, x बराबर h तक। और अब इसको लिमिट रखते ही तुम बात पूरी समझ गए कि यहां से x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा। तो मैं बस इसको ऐसे लिख देता हूं f इक्वल्स टू रो जी एल, और ये 2 यहां कर देता हूं और इसका x स्क्वायर यहां पे छोड़ देता हूं, ये रहा इसका x स्क्वायर। अब इसके लिमिट में 0 से h जाऊंगा तो देखिए f की वैल्यू यहां से आ रही है रो जी एल और साथ में h स्क्वायर बाई 2, h स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बात तो मेरा आंसर आ चुका है, कोई समस्या नहीं। मैं थोड़ा इसमें रीअरेंज करने का कमाल देखना चाहता हूं। थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो। अब आओ रीअरेंज करते हैं। मेरे पास कहानी ये थी, f बराबर रो जी एल था और h स्क्वायर बाई 2 था। मैं क्या करता हूं, रो जी h बाई 2 अलग कर लेता हूं और उस l और h को अलग कर देता हूं। फायदा बताता हूं। इस l इंटू एच को देखो, l लंबाई और h हाइट, दो बार इसको लिखने का मतलब है कि आप चर्चा कर रहे हो एरिया की। और h बाई 2, अच्छा रो जी एच होता तो पूरा प्रेशर होता। सोचो, रो जी एच होता तो पूरा प्रेशर होता। तो सोचो पूरा प्रेशर एकदम से पूरी वैल्यू मैं फिर से फोटो दिखाना चाहूंगा, तुमको अच्छा लगेगा। फोटो पे आओ। सोचो कोई तुमसे पूछे 2 पॉइंट, कोई कहे बताओ यहां का प्रेशर कितना होगा, तो तुम कहोगे रो जी एच। वही कोई तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो तुम कहोगे भाई साहब यहाँ का प्रेशर 0 होगा। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे 0 प्लस रो जी एच बाई 2। यही तो यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये है एवरेज प्रेशर है। तो अब मेरा F क्या बन गया, ये समझने की बात है कि मेरा F आखिर बना क्या। तो मेरा F बन गया खुद से ही P एवरेज मल्टीप्लाई बाय एरिया, P एवरेज मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब ये बड़ी अच्छी बात है, P एवरेज मल्टीप्लाई बाय एरिया, लेकिन कहां कहां चल सकता है, जब दीवार स्क्वायर हो, जब दीवार रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, बिल्कुल सिमेट्रिक दीवार हो, तब तो चल जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में वो कहे ट्रेंगल है तो ये मत लगाना, ट्रेंगल में मत लगाना ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर ट्रेंगुलर वॉल। फिर वहां पे इंटीग्रेशन करना होता है और वो इंटीग्रेशन के लिए आपको पूछेगा, उसको जहां तक चाहिए होगा वो पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट चेंज कर सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन की खासियत है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपने शायद इसको समझ लिया। अब आप ये समझो, ये शॉर्टकट है, इसको ध्यान रखा जा सकता है, याद करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 90% सवाल स्क्वायर और रेक्टेंगल से ही आते हैं। लेकिन भलाई इसमें है कि हम इस बात को पूरा विजुलाइज करके रखें कि अगर ट्रेंगुलर वॉल दे देगा भाई, तब तो इंटीग्रेशन करेंगे, जहां से जहां का पूछेगा उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो ये कहानी थी आज की।